नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एंजाइम्स के बारे में चर्चा चालू की थी, जिसमें हमने एंजाइम्स को, उनके फंक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज को समझा था। आज की इस क्लास में हम एंजाइम्स के संबंध में ही कुछ बातें करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमको समझना है विच आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम की क्रियाशीलता को या कार्य की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कारक आता है उसमें आता है हमारा उसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला कारक आता है वो है टेम्परेचर, है ना। सबसे पहला कारक क्या है? टेम्परेचर आता है। इस टेम्परेचर के बारे में हमने पीछे भी क्या है डिस्कस किया हुआ था पिछली क्लास में, कि हमने देखा था कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। यदि ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब भी समझ लो पहले तो, है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है कि उतनी लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ाना जितनी लिमिट तक में एंजाइम उसको क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। क्यों? क्योंकि एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स है। किसका बना हुआ है? वो प्रोटीन का बना हुआ है। यदि आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, उसकी ऑप्टिमम लिमिट से ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो एंजाइम क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। वो जो प्रोटीन है, मॉलिक्यूल है, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो अपना इम्पैक्ट नहीं शो कर पाएगा, इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही उसको रखना चाहिए। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या एग्जैक्टली? तो ईच एंजाइम वर्क्स बेस्ट एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस इज फॉर द ह्यूमन एंजाइम्स, कि हमारे शरीर में जो एंजाइम पाए जाते हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आप समझो, तुम 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दोगे या घटा दोगे, दो ही स्थिति हो सकती है। यदि तुमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो रिएक्शन स्लोज डाउन हो जाएगी ड्यू टू रिड्यूस्ड मॉलिक्यूलर मूवमेंट। और यदि तुमने बढ़ा दिया तो एंजाइम में डीनेचुरेट, एक बात करी ना, यहाँ डीनेचुरेट होने का मतलब क्या है कि वह अपने ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वह अपना शेप क्या कर देगा? खो देगा। स्ट्रक्चर क्या कर देगा? खो देगा। ठीक है, और इस वजह से क्या हो जाएगा? उसका फंक्शन नहीं हो पाएगा और उस फंक्शन उसका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर का पहला जो इंपॉर्टेंस आया वो क्या आया कि टेम्परेचर हमेशा ऑप्टिमम ही होना चाहिए। यदि ज्यादा हो गया तो डीनेचुरेट हो सकता है, यदि कम हो गया तो रिएक्शन स्लो डाउन हो सकती है। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर आता है पीएच। ठीक है, या तो पीएच कैसा होगा भाई? एसिडिक हो सकता है या अल्कलाइन या बेसिक हो सकता है। कि ईच एंजाइम हैज ऑप्टिमम पीएच जस्ट लाइक टेम्परेचर, एंजाइम्स आल्सो हैव ऑप्टिमम पीएच, कि भाई इसी पीएच पे हम काम करेंगे। जैसे पेप्सिन वर्क्स बेस्ट एट द पीएच 2, है ना। ट्रिप्सिन वर्क्स बेस्ट एट द पीएच 8। भाई अब वापस से कि ट्रिप्सिन पीएच 8 पे बेहतर काम करता है, पेप्सिन पीएच 2 पे बेहतर काम करता है। मतलब पेप्सिन एसिडिक पीएच पे बेहतर काम करता है, ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक पीएच पे बेहतर काम करता है। अब यदि आप क्या कर दें, इसको अल्टर कर दें, मतलब पेप्सिन के पीएच को क्या कर दें, जहां पेप्सिन काम कर रहा है वहां पीएच लेवल क्या कर दें, आप बेसिक कर दें, और ट्रिप्सिन में क्या कर दें, एसिडिक कर दें, तो भाई समस्या हो जाएगी। pH too high or too low can alter the enzyme structure and reduce the activity। ज्यादा pH करने से या कम pH करने से, ऑप्टिमम लेवल से कम या ज्यादा pH करने से क्या हो सकता है? उसकी एक्टिविटी चेंज हो सकती है, वो हो सकती है, स्टॉप हो सकती है ड्यू टू चेंज इन देयर स्ट्रक्चर, है ना। तीसरा जो आता है वो आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, है ना। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अभी सबस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे कि इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट इंक्रीज द एक्टिविटी अप टू अ सर्टेन पॉइंट। कि अब तुम क्या करते हो? सबस्ट्रेट क्या एग्जैक्टली? रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट है, वो जो रिएक्शन में क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। अब जब तुम रिएक्टेंट क्या करते हो? बढ़ाते हो, तो एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ते हुए रिएक्टेंट के साथ क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद वह स्टॉप हो जाता है। यदि हम इसको ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं, समझो कि ये एक्स और वाई दो हैं, कि भाई तुम्हारा क्या हुआ? ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है? सबस्ट्रेट है। तुमने क्या किया? सबस्ट्रेट बढ़ाया, तो एक सर्टेन लेवल तक क्या हुआ? एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट के बाद तुम कितना भी क्या करते रहो? सबस्ट्रेट को बढ़ाते रहो, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। दैट मींस कि ये कांस्टेंट हो गई। ठीक है, अब क्या हो गई? ये कांस्टेंट हो गई। तो यहां तक तो बढ़ा टू अ सर्टेन पॉइंट, बट उसके बाद क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इंपैक्ट इस तरीके से आता है। इसके बाद आता है एंजाइम कंसंट्रेशन को लेकर के, कि मोर एंजाइम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू फास्टर रिएक्शन इफ सबस्ट्रेट इज इन एक्सेस। कि भाई तुमने क्या किया? तुमने क्या कर दिया? एंजाइम की मात्रा बढ़ा दी, एंजाइम की मात्रा बढ़ा दी तो क्या रिएक्शन फास्ट होगी? बिल्कुल होगी, रिएक्शन फास्ट हो सकती है, लेकिन
तब होगी फास्ट जब रिएक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला मॉलिक्यूल होगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। यदि रिएक्टेंट ही नहीं है और तुमने एंजाइम बढ़ा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि रिएक्टेंट अधिक मात्रा में है और तुमने एंजाइम बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। लिमिटेड सबस्ट्रेट मींस एक्स्ट्रा एंजाइम्स वोंट अफेक्ट रेट। अभी जस्ट बात करी कि तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट नहीं था, फिर भी तुमने एंजाइम बढ़ाया तो रिएक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारे पास क्या था? एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट था, और उस कंडीशन में तुमने क्या कर दिया? एंजाइम बढ़ा दिया, तो रिएक्शन भी तुम्हारी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। ठीक है। पांचवा जो फैक्टर आता है वो आता है इनहिबिटर्स, कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने वाले लोग। एक क्या हो सकता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, की कंपीट विद द सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट। अभी हम बात करेंगे एक्टिव साइट क्या होता है। एंजाइम में सर्टेन एंजाइम में एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जाकर के क्या होगा? बाइंड होगा। एंजाइम में वो जो सबस्ट्रेट जाकर के बाइंड होता है जहां पर, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे आज ही, है ना। तो अब एक्टिव साइट क्या, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या हैं? तो these inhibitors, competitive inhibitors compete with the substrate for active site. For example, समझो कि ये एंजाइम एक एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट क्या है? ये है। जिसकी एक्टिव साइट क्या है? ये है। अब यहीं पर क्या होगा? एक सबस्ट्रेट आकर के बाइंड होगा, लेकिन मैं कहता हूं एक इनहिबिटर आ जाए और वो भी क्या करना चाहे? इसी जगह पे बाइंड होना चाहे। तो यदि इनहिबिटर इस जगह पे आकर के बाइंड हो जाएगा तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा, और यदि सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन कैसे हो सकती है? ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जब तक एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट ही क्या हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जब तक हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं हो सकती। और यहाँ पे बाइंड क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि दूसरा व्यक्ति आकर के वहां पे क्या हो गया? उस एक्टिव साइट में बाइंड हो गया, क्योंकि वो भी उसी के जैसा क्या है? शेप रखता था। दूसरा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बाइंड एल्जेवियर ऑन द एंजाइम एंड चेंज इट्स शेप। अब दूसरा कि हमने कहा कि चलो सबस्ट्रेट यहां पे आके बाइंड हो गया, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो इनहिबिटर था वो कहीं और जगह आके बाइंड हो गया, यहां कहीं पर भी, और उससे क्या हुआ? इस एंजाइम का शेप बदल गया, और तब भी क्या होगा? रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। बोथ द टाइप्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, बोथ द टाइप्स स्लो डाउन और स्टॉप द रिएक्शन ऑफ द एंजाइम। ठीक। तीसरा आता है प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स और कोफैक्टर्स, कि सम एंजाइम्स नीड कोफैक्टर्स लाइक मेटालाइंस और कोएंजाइम्स लाइक विटामिन्स टू फंक्शन। देयर प्रेजेंस कैन इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी। अब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, कोफैक्टर्स के बारे में, कि भाई कोफैक्टर चाहिए कुछ एंजाइम को अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए, लेकिन यदि कोफैक्टर अवेलेबल ना हो तो समस्या हो जाएगी। मान लो उदाहरण के लिए कि कोई एक पर्टिकुलर एक्स एंजाइम है जो जिंक मेटल के प्रेजेंस में ही काम करता है, वो जिंक मेटल क्या है? कोफैक्टर है, लेकिन जिंक मेटल अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वो कैसे काम करेगा? और यदि अवेलेबल है तो बेहतर काम करेगा, दोनों कंडीशंस में। ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ द एक्टिवेटर और कोफैक्टर्स इंपैक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। इफ दे आर एब्सेंट एंजाइम विल नॉट वर्क, एंड इफ दे आर प्रेजेंट तो एंजाइम बेहतर तरीके से काम करेगा। ठीक है। इसके बाद आता है अगला हमारा टॉपिक, वो है एंजाइम्स की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स। जनरल स्ट्रक्चर के तौर पे कहें कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड चेन लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये बात मैंने पिछली क्लास में समझा दी है अच्छे से, कि एंजाइम प्रोटीन से बना है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, अमीनो एसिड आपस में हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये बात हमने पीछे समझी हुई है। और अमीनो एसिड और प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं मैंने आपको प्रोटीन वाली क्लास में बहुत अच्छे समझाया हुआ है, कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है और क्वाटरनरी क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जब मैंने पढ़ाया था आपका प्रोटीन का, तब बताया था कि यहाँ पे अमीनो एसिड क्या होते हैं? एक सीक्वेंशियल चेन में वन आफ्टर अनदर क्या होते जाते हैं? बाइंड होते जाते हैं। सीक्वेंशियल चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी उसमें। सीक्वेंशियल चेन में वन आफ्टर अनदर क्या होते जाएंगे? बाइंड होते चले जाते हैं। Enzymes have highly specific active sites where substrate bind to form an enzyme substrate complex. Enzymes have highly specific active sites where substrate है ना bind to form an enzyme substrate complex. तो भाई अभी तो जो पीछे मैंने समझाया ना आपको कि ये एक हमारा क्या था? एंजाइम था। इस एंजाइम का ये क्या है? एक्टिव साइट है। इसमें आकर के क्या है? एक सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो ये क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा।
सबस्ट्रेट क्या है, वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज रिएक्टेंट। बट अल्टीमेटली बना क्या हमारे पास एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट की जुड़ने से, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स ऑब्जर्व्ड यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी वेरी फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। अब इस चीज को, इस स्ट्रक्चर को आप 3D में देखेंगे तो हर एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक, तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। अब आता है एंजाइम स्ट्रक्चर को डिटेल में, एक कि भाई एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट अब अभी हमने बात ऑलरेडी समझ ली थी। 3D स्ट्रक्चर के बारे में पीछे हमने चर्चा कर ली। सबका यूनिक एक स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव साइट की वजह से वो स्ट्रक्चर सबका क्या रहेगा, अलग रहता है। ये जो मैंने पीछे आपको समझाया था कि समझो ये एक एंजाइम है और उसकी ये एक एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट होने का मतलब क्या होता है, एक्टिव साइट का मतलब होता है कि एक ऐसा एंजाइम का ऐसा पोर्शन जहां पर आकर के सबस्ट्रेट बाइंड होगा, जहां पर आकर के सबस्ट्रेट बाइंड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट किसमें होती है, एंजाइम में होती है। सबस्ट्रेट क्या है, रिएक्टेंट है, जिस पर रिएक्शन होनी है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो सबस्ट्रेट है। ठीक है, एक्टिव साइट डिफाइन करने के तौर पे जाएं, इट इज अ स्मॉल स्पेसिफिक रीजन ऑन द एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड्स। इतनी देर से ही तो समझा रहा हूं कि एक स्पेसिफिक रीजन है छोटा सा एंजाइम में ही, जहां पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड होगा। फंक्शन क्या है एक्टिव साइट का, कैटालाइसिस से केमिकल रिएक्शन। फीचर्स क्या है, हैज अ स्पेसिफिक शेप। स्पेसिफिक शेप होने की वजह से कि मान लो उदाहरण के लिए हम कहते हैं जैसे ऊपर वाले डायग्राम में ही कि ये जिस प्रकार का शेप रखता है उसी प्रकार का शेप किसका भी होना चाहिए, सबस्ट्रेट का। मैं कहता हूं कि इस शेप वाले सबस्ट्रेट के अलावा यदि इस प्रकार के शेप का सबस्ट्रेट आकर के क्या बाइंड हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या निकल गया है कि एक स्पेसिफिक शेप होगा, वो स्पेसिफिक शेप एक्टिव साइट का मैच करेगा, समानता रखेगा किससे, सबस्ट्रेट के शेप से, तभी आकर के क्या होगा, वो बाइंड होगा। वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। बट ये जो कोई परिवर्तन नहीं करता, ये थंब रूल नहीं है, परिवर्तन होता है। कैन चेंज स्लाइटली टू द फिट टू फिट द सबस्ट्रेट बेटर। तो जो पहली लाइन है, हैज अ स्पेसिफिक शेप कॉम्प्लीमेंटरी टू द सबस्ट्रेट, है ना, ये जो पहली लाइन है यह बताती है हमारी लॉक एंड की मॉडल को। लॉक एंड की मॉडल को, तुम्हारे घर में ताला है, उसकी चाबी में कोई दूसरी चाबी लग सकती है क्या, नहीं लग सकती। दूसरी चाबी जो लगा रहे हो, क्या वो थोड़ी बहुत आगे पीछे नहीं हो रही है तो क्या वो थोड़ा अपना शेप चेंज कर लेगा, ताला नहीं करता है। ताला तो वैसा का वैसा ही रहेगा भाई। मतलब शेप क्या है, फिक्स है, स्पेसिफिक शेप है, फिक्स है। यदि वो ऐसा का वैसा सबस्ट्रेट आएगा तो इस एक्टिव साइट में बाइंड हो सकता है, यदि वो ऐसा नहीं आ रहा है तो एक्टिव साइट में बाइंड होने का कोई अधिकार नहीं है। ये लॉक एंड की मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कई बार कई स्थितियों में एक्टिव साइट अपना क्या करती है, शेप चेंज भी कर लेती है। तो कैन चेंज स्लाइटली टू फिट द सबस्ट्रेट बेटर, थोड़ा बहुत चेंज कर लेगी, स्लाइटली चेंज कर लेगी ताकि सबस्ट्रेट बेहतर से क्या हो सके, अटैच हो सके। इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो ऊपर वाला जिसमें शेप चेंज नहीं होगा वो लॉक एंड की मॉडल है, नीचे वाला जिसमें शेप चेंज हो सकता है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल है ना, थोड़ा सा इंड्यूस हो जाएगा ताकि क्या किया सके, सबस्ट्रेट को सेट किया जा सके। अब जो हमारी एक्टिव साइट होती है उसमें दो प्रकार की सब साइट्स होती हैं, उसमें दो प्रकार के क्या होते हैं, और साइट्स होती हैं उसी में। द रीजन ऑफ एन एंजाइम वेयर अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बाइंड्स टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। ये पीछे मैंने समझा दिया था। एक्टिव साइट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। एक्टिव साइट को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक बाइंडिंग साइट, दूसरा कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट मतलब वो जहां पे सबस्ट्रेट आकर के बाइंड होगा, कैटालिटिक साइट मतलब वो जहां से क्या होगा, रिएक्शन परफॉर्म होगी, वो जहां से क्या होगा, कैटालिटिक एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे यहां पर ये बाइंडिंग साइट है और ये क्या है, कैटालिटिक साइट है। बात समझ में आई? ठीक है, तो एक्टिव साइट में भी क्या होते हैं, दो साइट्स होती हैं, एक बाइंडिंग दूसरी कैटालिटिक। बाइंडिंग में सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा, कैटालिटिक साइट से रिएक्शन होगी। ठीक है, कैटालिटिक रिएक्शन होगी। अब आता है सबस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट एन एंजाइम एक्ट्स अपॉन। अभी तो इतनी देर से ही बोल रहा था भाई, सबस्ट्रेट क्या है, रिएक्टेंट है, वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। It binds to the active site to form an enzyme substrate complex. ये भी हमने पीछे समझा। For example, amylase acts on starch, lipase acts on fat. तो सबस्ट्रेट हमने पीछे समझ लिया था।
वही बात यहाँ पे सबस्ट्रेट के बारे में फिर से लिखी हुई है, ठीक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं है। अब आता है कोफैक्टर। अब समझो वापस से, है ना, इसको समझो पहले। हमारा क्या है, जो प्रोटीन होता है, हमारा जो प्रोटीन होता है, सॉरी एंजाइम जो होता है, उसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं। जो होल एंजाइम होता है ना, क्या होता है, जो होल एंजाइम होता है उसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक प्रोटीनियस पार्ट और दूसरा क्या होता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट। जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है उसको कोफैक्टर बोलते हैं। ये मैं अलग से भी इसकी एक क्लास पढ़ाऊंगा आपको। एपो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है, कोफैक्टर क्या है, को एंजाइम क्या है, आइसो एंजाइम क्या है, इसकी मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा। ठीक है, बात समझ आई यहां तक। तो एपो एंजाइम क्या है, प्रोटीनियस पार्ट, नॉन प्रोटीनियस पार्ट क्या कहलाता है, कोफैक्टर कहलाता है। हम दोनों को मिला देते हैं तो एक कंप्लीट एंजाइम बनता है, होल एंजाइम बनता है। इस होल एंजाइम को क्या कहा जाता है, होलो एंजाइम। इस होल एंजाइम को क्या कहा जाता है, होलो एंजाइम। देखो इस डायग्राम में एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन पोर्शन है, या को एंजाइम ही कोफैक्टर है हमारा, जो कि नॉन प्रोटीन पोर्शन है, ठीक है। और ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया, हमारा होलो एंजाइम बन गया, और फिर उसमें आकर क्या जुड़ गया, सबस्ट्रेट जुड़ गया। बात समझ में आई, ठीक है। अब कोफैक्टर क्या है, अलग से हम इसको देखेंगे अलग क्लास में, बट अभी के लिए यहां पर समझने के लिए कोफैक्टर आर द हेल्पर मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, हेल्पर मॉलिक्यूल्स हैं, और these helper molecules assist enzymes in their action। जैसे उदाहरण के लिए एक्स एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक कोफैक्टर की मदद से बेहतर काम करता है। मान लो वो कोफैक्टर क्या है, मैग्नीशियम आयन है। वो कोफैक्टर क्या है, मैग्नीशियम आयन है। तो मैग्नीशियम आयन जो कोफैक्टर है वो एक हेल्पर मॉलिक्यूल हो गया पर्टिकुलर एक्स एंजाइम के लिए, ताकि एक्स एंजाइम अपना बेहतर तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो कोफैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। अब आता है स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम्स। ये बात मैंने पिछली क्लास में समझाई हुई है, बट फिर भी एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, दे एक्ट ओनली ऑन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। अभी तो इतनी देर से समझा है ना कि एंजाइम का एक क्या है, अपना शेप है एक्टिव साइट का। उस एक्टिव साइट में उसी के जैसे कॉम्प्लीमेंट्री यदि सबस्ट्रेट होगा तो आकर के वो बाइंड होगा, यदि वो ऐसा नहीं है तो बाइंड नहीं होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी बात क्या हुई, हम इसको क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिसिटी बोल देते हैं। स्पेसिफिक है, वैसा शेप है तो आके बाइंड हो जाओ, वैसा शेप नहीं है तुम आके बाइंड नहीं हो सकते हो। अब ये जो स्पेसिफिसिटी है, इससे दो मॉडल्स निकल करके आते हैं, एक लॉक एंड की मॉडल, दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो पीछे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एक्टिव साइट अपने शेप में किसी प्रकार का कोई चेंज लेकर के नहीं आएगी। मतलब सबस्ट्रेट को यदि बाइंड होना है तो एक्टिव साइट के जैसे ही उसको अपना शेप रखना होगा। दूसरा आता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एक्टिव साइट कहती है कि मैं सबस्ट्रेट को बाइंड करवाऊंगा, लेकिन उसमें मैं थोड़ा बहुत क्या कर सकता हूं, परिवर्तन भी कर सकता हूं यदि सबस्ट्रेट का आकार शेप मेरे जैसा नहीं है तो लॉक एंड की मॉडल एक रिजिड मॉडल है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल एक क्या है, थोड़ा सा लचीला मॉडल है। वो अपने शेप में परिवर्तन, उसमें एक्टिव साइट अपने शेप में परिवर्तन कर सकती है, जबकि लॉक एंड की मॉडल में एक्टिव साइट अपने शेप में कोई परिवर्तन नहीं करती है। ठीक, अब आता है मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंजाइम का क्या होगा भाई, एंजाइम अपना एक्शन सिर्फ तब शो करेगा जब उसमें आकर के क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड होगा। शुरुआती कहां से होती है, सबस्ट्रेट के बाइंडिंग से। यदि रिएक्टेंट आकर के बाइंड नहीं होगा एक्टिव साइट में तो एंजाइम अपनी रिएक्शन शो कर ही नहीं सकता है। और एंजाइम में जब आकर के सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा तब, और वो एंजाइम में सबस्ट्रेट आकर कब बाइंड होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, पिछली क्लास में समझाया हुआ है। तो एक सर्टेन एक्टिवेशन एनर्जी पे आकर के एंजाइम क्या होगा, अपनी एक्शन को शो करेगा, परफॉर्म करेगा, एक्ट करेगा। तो सबसे पहली स्टेप क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, इस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग। कहां पर, इन एक्टिव साइट। जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके दो मॉडल हमने पीछे डिस्कस कर लिए। अगले चरण में क्या होगा, कैटालिसिस होगी, रिएक्शन स्टेप आ जाएगी।
अब क्या होगा, पहले सबस्ट्रेट बाइंडिंग हो गया, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, तो अब क्या होगा, कैटालिटिक रिएक्शन होगी भाई, वो उत्प्रेरण करेगा। तो एंजाइम फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। सबस्ट्रेट अब किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। देखने एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड्स इन दी सबस्ट्रेट ब्रिंगिंग मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू। अब वो कैसे कैसे होगा भाई, बने हुए कॉम्प्लेक्स को तोड़ सकता है, दो कंपाउंड को जोड़ सकता है, आदि आदि, मैंने पिछली क्लास में समझाया हुआ था। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, कैटालाइसिस होती है, रिएक्शन स्टेप है। तीसरे में क्या होगा भाई, जब कैटालाइसिस हो गई तो प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। जब प्रोडक्ट बन गया तो फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। कहां से, एक्टिव साइट से। कहां पर, सेल में। कहां पर, सेल में रिलीज हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली क्या है, रिएक्शन है। तो पहले क्या हुआ, एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, आफ्टर दैट प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट क्या हो गया, रिलीज हो गया। ये उसकी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इसमें आती है दो चीजें, एक आता है लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, और दूसरा आता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। क्या मॉडल है मैंने पीछे आपको समझा दिया, बस दो तीन बातें आप ध्यान में रखिएगा कि दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर इन 1898। इसी को क्या बोलते हैं, टेम्पलेट मॉडल बोलते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, पढ़ा, इस शब्द को पहले भी सुना होगा आपने। टेम्पलेट मतलब एक खाका जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक्टिव साइट में, यहां पे हमारे लिए क्या है, टेम्पलेट एक्टिव साइट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबस्ट्रेट को क्या करना पड़ेगा, अब सबस्ट्रेट को यदि एक्टिव साइट के साथ बाइंड होना है तो उसको एक्टिव साइट के जैसा शेप रखना पड़ेगा। This interaction leads to the formation of enzyme substrate complex. The enzyme substrate binding is dependent on reciprocal fit between the molecular structure of both enzyme and substrate, है ना भाई। हमने क्या बोल दिया, दिस इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसके बीच में इंटरेक्शन हुआ है, सबस्ट्रेट के और एक्टिव साइट के बीच में। एकदम एजिटिज ये जो होगा, बाइंडिंग होगा, वो दोनों में क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। सबस्ट्रेट का शेप कैसा होना चाहिए, एक्टिव साइट के जैसा होना चाहिए। ठीक है, दिस रिएक्शन रिलीजेस द एनर्जी विच रिलीजेस द एनर्जी लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसिंग एक्टिवेटेड और ट्रांजिशन स्टेट, है ना। ये सब पॉइंट अपने काम के नहीं है, काम का क्या है अपने को वो ध्यान में रखना है। एमिल फिशर 1898। दूसरा जो मॉडल आता है आपका, है ना, इसमें चाहो तो इस तरीके से भी देख सकते हो। इसका ड्रॉबैक क्या है, दिस थ्योरी, दिस हाइपोथेसिस फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एंजाइम्स ट्रांजिशन स्टेट। कि भाई एंजाइम जब क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी पा करके एक्टिव फॉर्म में आ गया, इंड्यूस्ड हो गया, तो ट्रांजिशन स्टेट में वो स्टेबल नहीं रहता है लंबे समय तक। क्यों नहीं रहता, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा, डजंट अकाउंट फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। 0% स्कोप है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का, 0 स्कोप। मतलब सबस्ट्रेट के यदि स्ट्रक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो बाइंड ही नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही, ठीक। अब यहां पे हम वापस से बात करें, हमारा मॉडल नाम क्या है इसका, लॉक एंड की। अब ये लॉक है, एंजाइम समझ लो, ये की है, सबस्ट्रेट समझ लो। अब ये की यदि इस लॉक में जाती है तो बेहतर है, ताला खुलेगा, अन्यथा ताला नहीं खुलेगा। इस लॉक एंड की जगह पे आप क्या रखिए, इसको रखिए। ये लॉक आपका क्या है, एंजाइम है, ये की आपकी क्या है, सबस्ट्रेट है। यदि वैसा का वैसा शेप फिट होता है तो बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। तो ये लॉक एंड की मॉडल है हमारा, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम, बात सेम ही है। दूसरा आता है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय डैनियल कॉसलैंड इन 1958 एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लॉक एंड की मॉडल। कि लॉक एंड की मॉडल के मॉडिफिकेशन के तौर पे, लॉक एंड की हाइपोथेसिस के मॉडिफिकेशन के तौर पे डैनियल कॉसलैंड ने 1958 में इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस करी। अब पूरा का पूरा ये हाइपोथेसिस सिर्फ इस बात पर टिका हुआ है कि एक्टिव साइट क्या है, फ्लेक्सिबल है। एक्टिव साइट क्या है, फ्लेक्सिबल है, वो अपने शेप में क्या कर सकती है, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकती है। द एंजाइम डजंट रिटेन अ रिजिड स्ट्रक्चर। अरे रिजिड स्ट्रक्चर नहीं, इसका मतलब क्या, फ्लेक्सिबल है, वह अपने शेप में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है।
एंजाइम का स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होता है इनके हिसाब से। ठीक है, तो ये मॉडल आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आता है सीक्वेंस ऑफ द कन्फर्मेशनल चेंजेस। कन्फर्मेशनल चेंजेस की एग्जैक्टली मीनिंग यहाँ पर क्या है उसको समझ लो, है ना। कन्फर्मेशनल चेंजेस का यहाँ पे एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कि भाई एक बार आपका सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड हो गया तो उसके बाद जो परिवर्तन आते हैं उसका एक सीक्वेंशियल मैनर है। पहला कि सम एंजाइम्स अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंज फर्स्ट देन बाइंड द सबस्ट्रेट, कि भाई ये क्या है, हमारा एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट है, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट इससे आकर के बाइंड होना है लेकिन दोनों का शेप मैच नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो पहले क्या हो सकता है, सम एंजाइम्स अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस फर्स्ट देन बाइंड द सबस्ट्रेट। कई बार क्या होता है कि ये अपने शेप में पहले परिवर्तन करते हैं फिर आकर के सबस्ट्रेट इसमें क्या होता है, बाइंड होता है। लेकिन इन सम अदर केसेस सबस्ट्रेट बाइंड फर्स्ट ट्रिगरिंग अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, सबस्ट्रेट आकर के पहले बाइंड हो जाएगा और जब पता चलेगा कि यार जगह नहीं बनी है तो इधर उधर क्या करेगा, लात मारेगा, खिसकाएगा ताकि जगह बन जाए और शेप बदल जाए। तो दो तरीके हो गए भाई, पहले से क्या होगा, मैसेज आ गया सबस्ट्रेट की तरफ से एंजाइम के पास कि यार तेरा शेप बढ़िया नहीं है मेरे हिसाब से, तो तू चेंज कर ले, एंजाइम चेंज कर लेगा। दूसरा तरीका क्या हुआ कि भाई सबस्ट्रेट आकर के खुद बाइंड हो जाए पहले अनसेप्ड फॉर्म में जो मैच नहीं हो रहा था और फिर लतियाना चालू करे वहां इधर उधर, और एंजाइम क्या कर लेगा, अपना परिवर्तन कर लेगा। तो कन्फर्मेशनल चेंजेस दो तरीके से हो गए, पहला एंजाइम बाइंडिंग के पहले चेंज कर ले, दूसरा कि एंजाइम क्या कर ले, बाइंडिंग के बाद परिवर्तन कर ले। इन सम इंस्टांसेस बोथ प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली, कुछ मामलों में या दोनों परिवर्तन एक साथ देखने को मिलते हैं। मतलब सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो रहा होगा, वो जैसे जैसे बाइंड होता जाएगा वैसे वैसे एंजाइम अपना शेप परिवर्तन करता चला जाएगा। ठीक, तो सीक्वेंशियल कन्फर्मेशनल चेंजेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल में। ठीक है, जैसे ये है कि भाई एक्टिव साइट थी, अब क्या हुआ, ये आकर के इसमें फिट नहीं होगा, दिखाई दे रहा है हमको स्पष्ट तौर पे, ये गोला आकार का है, ये यहां पर चौकोर है, फिट नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ भाई, कन्फर्मेशनल चेंज हुआ। कन्फर्मेशनल चेंज क्या हुआ, पहले ही हो गया, बाइंडिंग के पहले हो गया। हमने बताया 3 तरीके से हो सकता है, यहाँ पे बाइंडिंग के पहले हो रहा है, ये कैसा बन गया, चौकोर बन गया। अब आकर के क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, फाइनल रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट हमारा निकल के आ जाएगा बाहर। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है, इस तरीके से काम करता है। आखिरी टॉपिक आता है आज का हमारा, वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स को लेकर के बात करें हम, तो एंजाइम्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो टाइप ऑफ रिएक्शन के आधार पे बेस्ड है, कि वो किस प्रकार की रिएक्शन कर रहे हैं, किस प्रकार की रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं, किस प्रकार का सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है, उसके आधार पर नामकरण होता है। इस एंजाइम के नामकरण का जो पूरा ठेका है वो हमने दिया हुआ है IUBMB को, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इनको हमने क्या दिया हुआ है, मंथली ठेका दिया हुआ है। कॉमन नेम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स को पहचानते कैसे हो तुम, जैसे जिन भी चीजों के आखिरी में क्या आता है, एज आता है ना। जैसे उदाहरण के लिए अमाइलेज, एज आ गया, ठीक है, जाइमेज, हर जगह क्या आ जाएगा, ASC आएगा। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है पहचानने का, नामकरण का भी। ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है पहचानने का, नामकरण का। एमाइलेज, लाइपेज, लैक्टेज, DNA पॉलीमरेज, हर जगह क्या आ रहा है, ASC आ रहा है। एमाइलेज क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, लैक्टेज क्या करता है, DNA पॉलीमरेज क्या करता है। ठीक है, एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज लिपिड को, लैक्टेज लैक्टोज को, DNA पॉलीमरेज क्या करता है, DNA सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक, तो ये एक क्या है, ओल्ड या क्लासिकल नेमिंग पैटर्न है। आगे चलकर क्या किया गया, सिस्टमेटिक नेम्स आए। These names describe the both substrate and type of the reaction। ऊपर वाले नॉमेनक्लेचर में सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ रिएक्शन पता चलती है, यहां से हमको सबस्ट्रेट और टाइप ऑफ रिएक्शन दोनों पता चलेगा। फॉर एग्जांपल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, क्या पता चला इसमें
ये सबस्ट्रेट है, ये टाइप ऑफ रिएक्शन है, और ये पूरा क्या बन गया, एंजाइम बन गया। क्या हो रहा है इसमें बता रहा है हमको, लैक्टेट ये हमारा सबस्ट्रेट, उस पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन को क्या किया जा रहा है, लैक्टेट से रिमूव किया जा रहा है। तो ये जो है, ये जो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर है, इसमें सबस्ट्रेट का नाम, रिएक्शन का नाम मिला करके एंजाइम का नाम बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज बता रहा है कि लैक्टेट का डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, दैट मींस कि लैक्टेट से हाइड्रोजन रिमूव की जा रही है। ठीक, अब आता है 6 मेजर क्लासेस ऑफ द एंजाइम्स। ये जो 6 मेजर क्लासेस ऑफ द एंजाइम्स हैं, है ना, एंजाइम कमीशन के द्वारा नामित की गई हैं। एंजाइम कमीशन ने ये जो 6 नाम दिए उनको क्लास में डिवाइड कर दिया, EC1 से लेकर के EC6 तक। ठीक है, EC1 से लेकर के EC6 तक। EC1 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब कहीं पर EC1 लिखा आएगा, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ऑक्सीडो रिडक्टेज की। EC2 ट्रांसफरेज है, EC3 हाइड्रोलेज है, EC4 लाइगेज है, EC5 क्या है, आइसोमेरेज है, और EC6 क्या है हमारा, लाइगेज है। ठीक है, यहां तक की बात। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ट्रांसफरेज क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, पिछली क्लास में समझाया हुआ है सभी का सभी। हाइड्रोलेज क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करवाएगा। लाइगेज डबल बॉन्ड को रिमूव करेगा, है ना, डबल बॉन्ड एग्जैक्टली बनाएगा। आइसोमेरेज आइसोमेराइजेशन करवा देगा। लाइगेज क्या करवा देगा, जॉइन 2 मॉलिक्यूल्स यूजिंग एटीपी एनर्जी। यहां पे उनके क्या लिखे हुए, एग्जांपल लिखे हुए हैं। ऐसे एग्जांपल सैकड़ों हो सकते हैं। इनको याद रखने का तरीका क्या है, ओल्ड टीचर हैव लिटिल इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। ओल्ड ऑक्सीडो रिडक्टेज, टीचर ट्रांसफरेज, हैव हाइड्रोलेज, लिटिल लाइगेज, इंटरेस्टिंग आइसोमेरेज, लेक्चर्स लाइगेज। ओल्ड टीचर हैव लिटिल इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लेक्चर्स। तो ये एग्जैक्टली उसको याद रखने का नेमोनिक है, वो आपको पता होना चाहिए। अब आता है इनका नामकरण करते कैसे हैं, इसी क्लासिफिकेशन का उपयोग करके कैसे नामकरण किया जाता है। मान लो उदाहरण के लिए EC नंबर इज रिटन एज EC, मान लो यहाँ पे नंबर्स रहेंगे, एक आदि आदि, है ना, यहाँ पे नंबर्स रहेंगे। ईच डिजिट हैज स्पेसिफिक मीनिंग। अब ये जो मान लो उदाहरण के लिए पहली डिजिट जो है उसमें 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम किस एंजाइम की बात कर रहे हैं, लाइगेज की बात कर रहे हैं। 4 डिजिट होंगी, ये लिखा हुआ है। अब ये पहली डिजिट पे क्या लिखा हुआ, मान लो 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेज। तो पहले तो इस तरीके से काम करेगा। जब हम सेकेंड डिजिट में जाएंगे तो वह सब क्लास को डिनोट करेगा। एंड दिस सेकेंड डिजिट सब क्लास डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट और अ ग्रुप। तो जो पहली क्लास थी वो एंजाइम के प्रकार को बता रही थी, दूसरी क्लास जो थी वो सबस्ट्रेट को बता रही थी, सबस्ट्रेट की पहचान बता रही थी। जो तीसरी क्लास है वो सब क्लास को बताएगी, मतलब है ना, एकदम उप समूह को, कि गिव्स मोर डिटेल अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म और स्पेसिफिक ग्रुप। सबस्ट्रेट में भी कौन सा ग्रुप है, सबस्ट्रेट में भी कौन सा ग्रुप है, स्पेसिफिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और जो 4th डिजिट रहेगी वह स्पेसिफिक एंजाइम आइडेंटिफायर होगा, सीरियल नंबर, जो कि एंजाइम की एग्जैक्ट क्या करेगा, पहचान बताएगा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, एंजाइम्स का नामकरण किया जाता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, एंजाइम है, तो उसकी पहचान कैसे हो रही है, EC1111। 1 का मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज था, सेकंड 1 का मतलब इट एक्ट्स ऑन है ना, मिथाइल अल्कोहल ग्रुप, है ना, OH ग्रुप। थर्ड 1 का मतलब यूजेस NAD+, NADP+, है ना, आदि आदि। और चौथा जो 1 था उसका मतलब था स्पेसिफिक एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। एक कंप्लीट नॉमेनक्लेचर निकल करके आया। ठीक है, तो ये क्या था, एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर था, और यही से क्या होता है, हमारा एंजाइम्स का क्लास बाइंड अप होता है। एंजाइम्स के बारे में हमने सभी कुछ पढ़ लिया। एंजाइम्स के बारे में बस एक क्लास हमको और करनी है, जिसमें हम एंजाइम के बारे में, को एंजाइम क्या है, को फैक्टर क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है ना, इनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आइसो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम क्या है, इनको भी जानने का प्रयास करेंगे। बट अभी के लिए आज की ये क्लास यहाँ पर बाइंड अप करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।